हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर हमने शुरुआत किया था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड लेक्चर है। फिर इसके बाद एक और लेक्चर होगा तो हमारा ये चैप्टर जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हमारे पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया, सबसे पहले वो आपको याद दिला देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था दोस्तों कि क्या होता है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना हमारा यूजफुल एंड हार्मफुल, तो इसमें दो ही चीज हमें पढ़ना है। या तो एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको काम आते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं यूज होते हैं, और दूसरा हार्मफुल है, ठीक है ना। तो यूजफुल हमारा टॉपिक हमने शुरुआत किया था एंड उसमें हमने दो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। एक था लैक्टोबैसिलाई, दूसरा था राइजोबियम। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और टाइप का यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका नाम है ईस्ट। अब देखो ईस्ट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड शायद आपने बहुत पहले सुना होगा। ईस्ट एक टाइप का क्या होता है, फंगस होता है। क्या होता है ईस्ट? एक बैक्टीरिया नहीं होता, ये होता है एक फंगस या फिर फंगाई जिसको बोलते हैं हम लोग, एक तरीके से फंगाई होता है। ओके, इसके पहले जो भी पढ़ा लैक्टोबैसिलाई और दूसरा हमने पढ़ा राइजोबियम, ये दोनों के दोनों क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे आते हैं ना, जैसे कि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके एल्गी भी आते हैं, प्रोटिस्टा भी आते हैं, फंगस भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है हमने पढ़ना है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दो हमने पढ़ा, लैक्टोबैसिलाई एंड दूसरा राइजोबियम, जो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी वाले। अब तीसरा जो कैटेगरी है वो ईस्ट है, लेकिन ये क्या है, एक फंगस है या फिर फंगाई जिसको बोलते हैं। अब देखो इसका काम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां पे इस्तेमाल होता है, उससे हिसाब से आपको समझ में आएगा कि इसका काम क्या है। देखो दोस्तों, जितने भी टाइप के ब्रेड्स बनते हैं, पाव बनते हैं या फिर केक्स बनते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, ब्रेड हो गया, ठीक है ना, ब्रेड, पाव जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में हम लोग पाव बोलते हैं। वड़ा पाव आप खाते हो, महाराष्ट्र में रहते हो तो वड़ा पाव तो जरूर खाते होंगे। तो पाव हो गया, ब्रेड हो गया, साथ ही में हम लोग केक की बात कर ले। ये सभी चीज, जितने भी चीजें होती है दोस्तों, ये सब में जो है दोस्तों ईस्ट का इस्तेमाल होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये ईस्ट एक ऐसा फंगस है कि जब भी वो किसी भी ब्रेड या फिर पाव और केक का जो डो होता है, यानी कि जो आटा हम लोग गूंदते हैं ना, सानते हैं ना आटा को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डव। डव यानी कि आटा, ठीक है। जब उसको पानी के साथ हम लोग सानते हैं रोटी बनाने के लिए, तो सेम वही डव होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। आपने देखा होगा, अगर बहुत सारे आप लोग में से कुछ लोग का बेकरी अगर होगा, जिनको पता होगा ये सब चीज का इस्तेमाल कैसे होता है। और ईस्ट जो होता है ना, ये जो फंगस होता है, ये जो नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये मार्केट में मिलता है। अगर आप खरीदने जाओगे, जिन लोग का बेकरीज वगैरह है, मेरा भी एक फ्रेंड का बेकरी है, तो वो लोग क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं, पाउडर जैसे कुछ तो होता है, वो पैकेट में मिलते हैं, और उसको सीधा सीधा ये डव में डाला जाता है, यानी कि जो आटा होता है उसके अंदर डाला जाता है, उसमें पानी और घी वगैरह जो भी वो लोग ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके, और उसको गूंदते हैं और उसको आटा तैयार कर लेते हैं, सान देते हैं पूरा। अब वो आटे को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो ईस्ट है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना शुरू कर दे, यानी कि रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे। एंड जैसे ही ईस्ट उसके अंदर रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा, तो ईस्ट क्या करेगा, अपने आप का जो तादाद होता है, जो उसका पॉपुलेशन होता है, वो बढ़ा देगा। एंड पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहां पे पूरा फैल जाएंगे, एंड वो डो होगा, उसके अंदर से एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट करना शुरू कर देगा। एंड जो डव होगा, यानी कि जो आटा हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फ्लफी बन जाएगा। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लफी, ठीक है ना। फ्लफी नहीं होता है, फ्लफी होता है, ठीक है। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, फ्लफी बन जाता है। और फ्लफी का मीनिंग क्या होता है, सॉफ्ट बन जाता है। इसके लिए आपका पाव जो होता है वो कितना सॉफ्ट लगता है खाने में, ब्रेड कितना सॉफ्ट लगता है, वो ये आप आटे का रोटी बना के खाओ तो कड़क लगता है खाने में। क्यों फर्क है? क्योंकि आटा जो रोटी बनाने के लिए यूज होता है उसमें हम लोग ईस्ट नहीं डालते, नॉर्मल जो भी तरीके से हम बनाते हैं वो बनाते हैं, लेकिन पाव, ब्रेड या फिर केक वगैरह जो बनाते हैं उसमें ईस्ट डाला जाता है, ताकि वो फ्लफी बन सके, हम लोग जब खाएं उसको इतना सॉफ्ट लगे। वो किसके लिए पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस कॉल्ड ईस्ट, ये पॉसिबल होता है। अब जैसे मैंने बोला कि ईस्ट जो है वो जाता है किसके अंदर जाता है, डव के अंदर हम डालते हैं, आटे के अंदर डालते हैं, और वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे करता है मैं आपको बताऊं कि जो ईस्ट होता है वो रिप्रोडक्शन करता है बाय यूजिंग टेक्निक कॉल्ड एज बडिंग। ये बडिंग आपको ध्यान में रखना है। ये चीज बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, हम लोग मेल लोग कैसे करते हैं, मेल का और फीमेल का जब यूनाइट होता है, ठीक है ना, मेल का हार्मोन्स जो होता है स्पर्म्स, एंड फीमेल का जो इस्ट्रोजन होता है, ओवरीज होता है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। वो सभी चीज आप 10th में पढ़ने वाले हो। एक टॉपिक आएगा आपको, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन का, उसमें आप लोग सब चीज डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन यहां पे मैं बताऊं कि बहुत सारे अलग तरीके होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह। तो उसमें से एक टेक्निक होता है बडिंग। अब बडिंग का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज कि यहां पे मेरा एक ईस्ट का सेल है, ठीक है, ये क्या है, ईस्ट का सेल है। तो ईस्ट का सेल क्या होता है, अभी हर चीज सेल से बनता है, आपको पता है, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल।
जितने भी चीजें दुनिया में सब के सब किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। अब ये भी एक तरीके से ईस्ट का सेल होगा, लेकिन होता क्या है कि जब ये सेल होता है ना, धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू होता है, समझ लो ये उसका न्यूक्लियस है। अब ग्रो करना शुरू करेगा तो उसी के अंदर से ना एक नया ईस्ट जो है, यानी कि एक सेल है, वो जनरेट होने की कोशिश करेगा, एक और यहां पे जनरेट होने की कोशिश करेगा, और ये जो न्यूक्लियस है वो भी अपने आप को आधा डिवाइड कर लेगा, आधा डिवाइड होकर ये पूरा पूरा अपने आप को बना लेगा, और इसके अंदर भी आधा चले जाएगा और ये अपने आप को आधा से पूरा बना लेगा। और जब ये पूरा न्यूक्लियस बन जाएगा तो ये यहां से एक दूसरे को सेपरेट कर देंगे, और यहां पे ये अलग और ये अलग हो जाएंगे, और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। यानी कि एक ही ईस्ट के सेल में से एक और अंदर से निकल जाएगा बाहर, जब वो बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, और एक से दो अलग बन जाएंगे, फिर ये भी अपना अलग से बाहर निकाल के अपने आप को दो बना लेगा, ये भी अपने आप को दो बना लेगा। तो यही होता है, एक से दो, दो से चार, 8, 16, 32, 64, ये बढ़ते रहते हैं, और ये टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, और इसी प्रकार उनका क्या होता है, बडिंग होता है। क्लियर है? तो ये जो टेक्निक था ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ये जो बडिंग टेक्निक होता है ये एक तरीके से असेक्सुअल, यानी कि इसमें सेक्सुअल जो गैमेट्स है वो इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स करते हैं, उस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन बडिंग इज नोन एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो ईस्ट है, ये जो ईस्ट है जिससे हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रेड, पाव, केक बना रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारे लिए काम ही आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, हमारे लिए बहुत सारा उपयोग हो रहा है इसका। अगर ईस्ट नहीं होता तो हम लोग पाव नहीं खा पाते, ब्रेड नहीं खा पाते, या फिर खाते भी तो कड़क वाला खाते, इतना नरम नहीं खा पाते। तो ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ, ईस्ट नाम के फंगस के वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से पॉसिबल हुआ। तो ये हमारे लिए क्या हो रहा है दोस्तों, फायदेमंद हो रहा है। दैट्स व्हाई ईस्ट जो होता है इसको भी कंसीडर किया जाता है हमारा यूजफुल बैक्टीरिया के अंदर। और अगर बात करें, आपको कुछ एक बेसिक चीजें बताऊं, इसके अलावा भी ऐसे ऐसी चीजें हैं जो ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वो आपको बताऊंगा तो आप लोग चौंक जाओगे। तो ये सब चीज भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये चीज मैं रफ करके आपको मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, यानी कि कुछ पॉइंट्स यहां पे मेन हेडलाइन करूंगा, ताकि आप लोग को जो चीजें हैं समझ में आ जाए। अब देखो, ईस्ट जो है ना, इसका इस्तेमाल होता है अल्कोहल बनाने के लिए। अल्कोहल का मतलब होता है दोस्तों दारू, ठीक है। अब दारू जो होता है बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में, या फिर ऐसे अभी भी ओल्डन टाइम्स में ऐसा अक्सर होता था कि जो भी व्हीट ग्रेन होते थे, यानी कि जो धान होता था, चावल का धान हो गया, गेहूं का धान हो गया, ठीक है ना, राइस हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, ये सभी को क्या करते थे वो लोग, फर्मेंट करते थे। ये एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ाना। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज को सड़ाना, फर्मेंट करना। तो क्या किया जाता था कि ये जो राइस, व्हीट जो होते थे, थोड़े खराब क्वालिटी के जो होते थे, उसमें वो लोग क्या करते थे, ईस्ट नाम का जो फंगस होता है उसको डाल देते थे, और उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, काफी लंबे समय तक छोड़ देते थे। तो उससे होता क्या था कि वो जो भी व्हीट, राइस, जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी क्रॉप रहेगा, वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता था। इसका मतलब फर्मेंटेशन उसमें होने लगता था, फर्मेंट होने लगता था। एंड जब वो फर्मेंट होने लगेगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, अंदर ही अंदर वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट नेचर होगा, जो क्वालिटी होगा, वो यहां पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके अंदर एसिडिटी कंपोनेंट आ जाते हैं, एंड वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर दोस्तों, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अल्कोहल में जो भी उनको फ्लेवर चाहिए वो लोग मिलाते हैं, एंड उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, एंड वो फिल्टर करने के बाद वो एक तरीके से दारू बन जाता है। लेकिन नॉट दैट वाला दारू जो आपके इसमें मिलता है, ठीक है, जो दुकान में मिलता है, उसका प्रोसेस अलग है। वो भी सेम फर्मेंटेशन से ही होता है, उसको भी सड़ाया जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ईस्ट उसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं होममेड तरीका बता रहा हूं, जो लोग अक्सर गांव में अभी भी बनाते हैं, या फिर पुराने जमाने में जो बनाते थे, तो इसका इस्तेमाल हो रहा है ईस्ट बनाने में। तो एक तरीके से वो भी यूजफुल है, इसके लिए यूजफुल में आ रहा है। लेकिन ये सभी चीज आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, ईस्ट का उपयोग इसमें भी किया जाता है, ठीक है। स्पिरिट्स हो गए। स्पिरिट्स क्या होता है, जो घर में कुछ चीज गंदगी है, पेंट को क्लीन करने वाला क्लीनर होता है, स्पिरिट्स हो गया, जो पीते भी हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये सब का जो ईस्ट वगैरह जो होता है इसका इस्तेमाल होता है। और खासकर एक और मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, जो शुगर केन होता है, शुगर केन जो हम लोग खाते हैं, और सॉरी शुगर केन हम लोग नॉर्मली खाते तो बहुत कम है, लेकिन उसका जूस अक्सर बिकता है मार्केट में। आप देखोगे बहुत सारे दुकान होते हैं जो शुगर केन का जूस बेचते हैं। तो शुगर केन का जूस बेचने के बाद जो कचरा होता है, जो शुगर केन का जो डंडी बच जाता है, जो कचरा होता है, वो कहां जाता है, उसको भी लोग फेंकते नहीं है, उसका जाता है सप्लाई किसमें, शुगर फैक्ट्रीज में। तो शुगर फैक्ट्रीज में जब जाता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे शुगर्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसका जो रेसिड्यू जो होता है, जो कचरा होता है, उसमें भी डाला जाता है ईस्ट नाम का बैक्टीरिया, और उससे बनता है दोस्तों दारू, यानी कि अल्कोहल। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। तो एक उसके अंदर जो ईस्ट होता है, ईस्ट के अलावा भी एक और बैक्टीरिया डाला जाता है जिसका नाम है सैक्केरोमाइसिस, ठीक है ना। सैक्केरोमाइसिस नाम का एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डाला जाता है, जिसका इस्तेमाल होता है दोस्तों अल्कोहल को बनाने के लिए। और यही क्या होता क्या है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये जो कचरा होता है ना, शुगर केन का जो छिलका होता है, जो बच जाता है, उसको मोलासेस बोलते हैं, याद रखना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मोलासेस, ठीक है, मोलासेस।
मोलासेस बोलते हैं, मोलासेस इंग्लिश में बोलते हैं उसको कचरे को, और मोलासेस में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है क्योंकि शुगर है, तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट धीरे धीरे सैक्रोमाइसेस के हेल्प से एंड ईस्ट के हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाता है, सड़ जाता है, फर्मेंट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल में। ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो ये जो अल्कोहल्स वगैरह होते हैं ना, और इससे हम लोग नॉर्मल पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्कोहल जो है केमिकल फैक्ट्रीज में भी सप्लाई किया जाता है ताकि क्लीनिंग वगैरह किया जा सके, ये सब चीज। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस होता है अल्कोहल का, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इथेनॉल। तो इथेनॉल भी इससे बनता है दोस्तों, ईस्ट से, ठीक है ना, ईस्ट से डायरेक्टली नहीं, यानी कि जो भी मटेरियल होगा उसको सड़ाया जाता है बाय यूजिंग द ईस्ट, एंड उसका इस्तेमाल करके यहां पे इथेनॉल बना जाता है। और इथेनॉल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे किया जाता है, यानी कि जो आपका पेट्रोल डीजल होता है ना, उसके जैसा ही इथेनॉल होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो फॉर रनिंग द मशीन्स। और इसका इस्तेमाल तो फ्यूल के साथ मिक्स करने के लिए भी होता है। जो आपका पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स किया जाता है, ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। जो आपका पेट्रोल जो आपके पेट्रोल पंप में बिकता है, जो आप लोग गाड़ी में डालते हैं, वो 100% प्योर नहीं होता है, उसके अंदर 10 to 15% जो है वो इथेनॉल मिला हुआ रहता है, ताकि उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है, ये सब आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, उसको रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए उसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन हो गया, जो कि एक हाई क्वांटिटी हाई क्वालिटी फ्यूल माना जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही में एक बेस्ट तरीका बताऊं, अल्कोहल्स तो आप प्रोड्यूस करते हो, इथेनॉल का बहुत सारे फ्यूल्स के तौर पे बनाने में काम आते हो, और वीट, बार्ली, जवार, बाजरा, ये सभी चीज का हेल्प से बना लेते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना मैं रह गया कि अल्कोहल तो बनता है, लेकिन एक सबसे पुराना टेक्निक है जिसका नाम है दोस्तों वाइन, ठीक है ना, वाइन, ठीक है, वाइन होता है WINE या फिर VINE, आप चेक कर लेते हो स्पेलिंग, ठीक है। तो वाइन बनाने में काम आता है दोस्तों, WINES, वाइन्स होते हैं, ठीक है। तो वाइन जो होता है कैसे बनता है, अंगूर को सड़ा के। अब अंगूर जो होता है, ग्रेप्स जो होता है, कैसे सड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ईस्ट। तो ईस्ट उसमें डाल देते हैं अंगूर के अंदर, उसको छोड़ दिया जाता है काफी लंबे समय तक, वो सड़ता रहता है, फर्मेंट होता रहता है। सड़ना मतलब क्या हो गया, फर्मेंट करना, ठीक है। फर्मेंट होता रहता है, उसमें कन्वर्जन होता रहता है, केमिकल रिएक्शन होता रहता है, कन्वर्जन होकर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इतना जब पुराना हो जाता है उसको एक्सट्रैक्शन करके, फिल्ट्रेशन करके जो जूस निकलता है उसी को बोलते हैं वाइन, जो कि हम लोग पीते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग, मतलब जो भी लोग पीते हैं वो लोग पीते हैं वाइन्स का, और ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, यानी कि बहुत ज्यादा पैसों में बिकता है मार्केट में, आपको पता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत लंबे समय का प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, जो कि ईस्ट के वजह से पॉसिबल है। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गया कि ईस्ट हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, बहुत सारी चीजें इससे बनती है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द यूजफुल बैक्टीरिया। क्लियर है, ओके, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं एक और टॉपिक है जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। तो दोस्तों ये भी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज द, एक तरीके से आप यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंडर कंसीडर आप कर सकते हो। तो क्या होता है एंटीबायोटिक्स, और ये चीज किस में इस्तेमाल होता है, और क्या इसके एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये आपको अगर ये चीज समझ में आ गया ना, तो बहुत ही अच्छा आपको हेल्प होने वाला है, ठीक है। और आपको नॉलेज के लिए, नॉलेज दोस्तों, आप पढ़ाई तो करते हो, सिलेबस कंप्लीट करते हो, लेकिन उसके अलावा आपको नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको देते हैं। इसके लिए आप लोग शायद हमें पसंद करते हो, एंड दोस्तों उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया है आप लोगों को कि हम जो नॉलेज दे रहे हैं आप लोग उसको सीख रहे हो, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको सिलेबस तो आपको मैं दूं पढ़ा के, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज जो मेरे पास है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो मैं आपको दे सकूं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा जो टॉपिक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है, एक तरीके से जैसे मैंने बोला आपको, एक मिनट अब मार्कर में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। क्या नाम मैंने बोला, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो टॉपिक का नाम है वो है आपका एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स का मीनिंग सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके अंदर में घुसूंगा, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स का जो भी पार्ट होगा वो अंदर घुसूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स इज मेड अप ऑफ सम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होता है, फंगस होता है, ठीक है। जो फंगस होता है उसी से ये जो हमारा एंटीबायोटिक्स है वो बनता है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या होता है। देखो दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल बुखार हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर हमें क्या देता है, तो आपने देखा होगा एक लाल पीला कलर का आपको दवाई देता है, लाल पीला नीला सफेद ऐसा कलर का आपको दवाई टैबलेट डॉक्टर अपने पास से देता है। आपने देखा होगा, एक थोड़ा सा प्लास्टिक में, एक छोटे से थैली में या फिर एक छोटे लिफाफा में देता है। तो वो क्यों देता है दोस्तों, क्योंकि वो होता है आपके एंटीबायोटिक्स। और जैसा कि मैंने बोला कि एंटीबायोटिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योरिंग योर डिसीज। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, एक WBC होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल, जैसे RBC होता है ना, रेड वाला, रेड ब्लड सेल, जैसे वैसे ही होता है सेम WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जिसके अंदर होता है एंटीबॉडीज। क्या होता है दोस्तों, इसके वजह से एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में क्रिएट करता है, जो कि हमारे बैक्टीरियाज को प्रिवेंट करता है। जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ना, उसको वो प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी में
एंटर करने के लिए, जिसके वजह से हम लोग बीमार ना पड़े। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ माध्यम से गंदा खाना, गंदा पानी या फिर कुछ कांटेक्ट के वजह से हमारे अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया की तादाद जो होती है ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे बॉडीज में हमारे बॉडी के अंदर जो नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो कम हो जाता है। यानी कि इसकी संख्या जो होती है, एंटीबॉडीज जो होती है, उसका एक सोल्जर है, समझ लो 8-10 सोल्जर है, लेकिन ये सोल्जर ज़्यादा हो गए, जो बीमार करने वाले सोल्जर है वो ज़्यादा हो गए, तो ये हार मान जाएंगे। तो ये जब हार मान जाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये जो बीमार करने वाले सोल्जर है वो इसके ऊपर हावी हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या देगा, हमें एंटीबायोटिक्स देगा। अब ये एंटीबायोटिक्स जो दवा होता है वो हम जैसे ही खा लेते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, वो एक एनर्जी आ जाती है और हमारे बॉडीज के अंदर एंटीबॉडी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, यानी कि इसके सोल्जर की संख्या जो होगी, आर्मी की संख्या होगी, ये ज्यादा हो जाएगी। अब वो क्या करेंगे, जो बीमार करने वाले बैक्टीरियाज थे, हार्मफुल माइक्रोब्स थे, उसको वो हरा देंगे, और जैसे ही वो हार मान जाएंगे हम जीत जाएंगे, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो फिट एंड फाइन हो जाएगा और हमारा तबियत एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये बनता कैसे? एंटीबायोटिक्स जनरली अगर हम बात करें, हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करें, एंड बहुत सारी चीजें होती है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, मेनली बनता है फंगस से। एंड दोस्तों फंगस की हम लोग बात करें तो फंगस भी होते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फंगस होता है वो होता है पेनिसिलिन। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पेनिसिलिन इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको एंटीबायोटिक्स के और थोड़े से गुण बताना चाहता हूं कि एंटीबायोटिक्स आपका बीमार जो होता है शरीर, उसको ठीक करने में के लिए यूज होता है, यानी कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और मेडिसिन में अगर मेडिसिन रिवॉल्यूशन की बात किया जाए, मेडिसिन इंडस्ट्रीज की बात किया जाए, इसका इस्तेमाल होता है एज ए, जो भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज होती हैं ये लेते हैं वहां से, उसमें और भी केमिकल्स एंड बहुत सारी चीजें मिला के वो लोग अपना दवाई को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अलग अलग बीमारियां जो है वो ठीक होती है, ठीक है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स की हम लोग बात करें, ये दो तरीके की एंटीबॉडीज हो सकती है। एंटीबायोटिक्स अगर बात करें, एंटीबॉडीज तो हमारे अंदर होता है, एंटीबायोटिक्स की बात करें, ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड दूसरा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नैरो स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, तो नैरो स्पेक्ट्रम ये होता है, यानी कि कुछ लिमिटेड बीमारियां जो है वो सिर्फ ये टाइप के एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है। यानी कि देखो क्या होता है ना, कि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो 2-3 चीजों पे असर करती है। जैसे कि हम लोग को अगर पेन होता है, ठीक है ना, कुछ पेन होता है तो हम पेन किलर लाके खा जाते हैं। तो पेन किलर जब खाते हैं तो हमारे सर के अंदर दर्द हो, हाथ के अंदर हो, पैर के अंदर हो, घुटनों में हो, कहीं पे भी दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा। यानी कि एक ही दवाई से आपका 2-3 इलाज हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एक तरीके से एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी कि दवा होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज पे असर करता है, ज्यादा चीज पे असर नहीं करेगा। तो वो टाइप के एंटीबायोटिक्स को हम लोग बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, ठीक है। एग्जांपल में बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप लिख सकते हो। तो पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड बहुत सारे ऐसे आपको देखने मिलेंगे जो क्या होते हैं, एक तरीके से नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक और मैं बात करूंगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मतलब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीज के ऊपर ही इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको ठीक कर सकता है। लेकिन एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी कि उसका जो बीमारी को ठीक करने का जो तादाद है वो ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा नंबर ऑफ बीमारियों को ठीक कर सकता है, ज्यादा नंबर ऑफ चीज को इलाज कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, इसकी मैं चर्चा आपको किया कि ये क्या करता है, ज्यादा बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करता है। एंड साथ ही में जैसे कि अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया, यानी कि अगर बहुत सारे अलग टाइप के बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया है, ये वाले बैक्टीरिया है, नाम मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया आ रहा है आपको वो बीमार कर दे, सर्दी खांसी दे दे, एक वायरस आ रहा है वो सर्दी खांसी दे दे, बुखार दे दे, पेट खराब कर दे। तो ऐसे अलग अलग रेंज के बैक्टीरिया को भी मारने का जो एबिलिटी रखता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसका, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया या फिर सॉरी ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो आपको याद रखना है दोस्तों। तो एग्जांपल्स आर दिस टाइप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल जो होता है वो होता है दोस्तों एम्पीसिलिन, ठीक है ना, एम्पीसिलिन, एंड एक होता है एमॉक्सिसिलिन, ठीक है ना, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी मोर टाइप ऑफ एग्जांपल। तो एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, दीज आर द सम ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा एंटीबायोटिक्स का पार्ट। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बोला कि एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला ढूंढा गया एंटीबायोटिक्स है, जिसका नाम मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा हम लोग का पेनिसिलिन के बारे में कि पेनिसिलिन क्या होता है एंड इसका कैसे कहां इस्तेमाल होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, फिर हम लोग आज का इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। छोटा सा एक पार्ट है, इसको फटाफट से आप देख लो, फिर हम लोग अगला लेक्चर आपके लिए जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे लेके आने की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या नाम मैंने बोला?
बैक्टीरिया का सॉरी एंटीबायोटिक्स का जो नाम है वो आपका है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेनिसिलिन, स्पेलिंग गलत हो गया, पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन स्पेलिंग बराबर है अभी। तो पेनिसिलिन एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि बनता है प्योरली फंगस से। किससे बनता है दोस्तों? फंगस से बनता है। ये आपको याद रखना, पेनिसिलिन इज नथिंग बट अ फंगस, एक तरीके का फंगस है। अब देखो नॉर्मली क्या आता है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था दोस्तों, साइंटिस्ट बोल लो, बायोलॉजिस्ट बोल लो, जो आपको बोलना है बोल दो, जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस पेनिसिलिन का खोज किया था, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक है इसका सबसे पहले खोज करने वाले जो साइंटिस्ट बने थे, जिनका नाम क्या था, एंटीबायोटिक्स का, ये वाले पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स को खोज करने वाले इंसान का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो होता यह था कि नॉर्मली ये जो पेनिसिलिन जो है ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में जो है इसका इस्तेमाल होता है, और आज के डेट में बहुत कम होता है, लेकिन पुराने जमाने में बहुत ज्यादा यूज होता था, ठीक है। एंड ये जो होते हैं क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर बात करूं क्लोस्ट्रीडिया हो गया, स्टैफिलोकोकी हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, ऐसे कुछ बैक्टीरिया को मारने का एबिलिटी रखते हैं ये टाइप के एंटीबायोटिक्स। यानी कि अगर आपके बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर क्लोस्ट्रीडिया, स्टैफिलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया अगर आ जाता है जो कि आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको बीमार कर रहा है, तो अगर आप पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक्स है वो ले लेते हो तो ये सब बैक्टीरिया को वो मार सकता है और आपका बॉडी को ठीक कर सकता है, यानी कि आपका इलाज कर सकता है। और ये जो मेडिसिन होते हैं जिससे पेनिसिलिन के हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, पेनिसिलिन से बनने वाले जितने भी मेडिसिन होते हैं इसका इस्तेमाल होता है बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें इन्फेक्शंस जो आपके कानों में होता है, नोज में होता है, आपको पता है टैबलेट दिया जाता है, वो टैबलेट के अंदर पेनिसिलिन होता है, ये याद रखना, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो पेनिसिलिन से बना हुआ ही दवा होता है और जो आपको दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो होता है उसका कौन कौन सी बीमारी का इन्फेक्शन ठीक कर सकता है, ईयर, नोज हो गया, आपके गले में कुछ इंफेक्शन है, स्किन में आपके कुछ इंफेक्शन है, एंड बहुत सारे ऐसे बीमारी जो होती है, जैसे कि निमोनिया अगर आपको हो गया है तो भी आपको पेनिसिलिन दिया जाता है बेसिक लेवल पे, या फिर आपको स्कारलेट फीवर है, यानी कि आपको एक एक्यूट फीवर आता है, थोड़ा सा बुखार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ऐसे टाइप में भी आपको पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया है मतलब एंटीबायोटिक्स है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये तो मैंने थोड़ा सा चर्चा कर दिया, पेनिसिलिन क्या है, किसने इन्वेंट किया, फंगस से बनता है, कौन कौन सी बीमारी को ठीक करता है, कौन कौन से बैक्टीरिया को किल करता है, ये आपको मैंने बता दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेनिसिलिन या फिर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स के एक तरीके से कंडीशंस होते हैं। तो क्या कंडीशन है, क्या कॉशंस है, यहां पे हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है। तो जो एंटीबायोटिक्स हम लोग जो पढ़ रहे थे, एंटीबायोटिक जो होता है ना, उसको लेने के लिए आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको ये चीज याद रखना। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है उसके पीछे लिखा होता है कि टू बी स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के दिए बिना आप उसको नहीं ले सकते। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक का बॉडी अलग अलग होता है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, जो भी छोटा इंसान है उसकी बॉडी अलग है। तो एक ही दवाई अगर उसको भी मैं दे रहा हूं, मैं मेरे को भी ले रहा हूं, तो दोनों में अलग अलग असर करेगा, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अलग है, जो एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रेजेंट है वो अलग है, मेरे अंदर अलग है, तो सबको सूट नहीं होता है। तो जो भी दवाई डॉक्टर जिसको देता है वो उसी को खाना चाहिए और किसी को नहीं खाना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, अगर आप खुद बीमार हो, यहाँ पे आपको जो भी सर्दी खांसी अगर लगी है या फिर और कोई बीमारी लगी है, तो आप जो है खुद ही डॉक्टर बन जाते हो और खुद जाके मेडिकल में जाके आप बोलते हो कि मुझे ये वाला दवाई दे दो और मैं खा के ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसा हर बार नहीं वर्क करेगा। हो सकता है कि आपको अगर बुखार हो तो आप जाके पैरासिटामोल खा लोगे या फिर जो भी टैबलेट्स होते हैं वो आप खा लोगे, एंड हो सकता है कि आप ठीक भी हो जाओ, लेकिन ये हर बार नहीं ठीक होगा दोस्तों, ये चीज याद रखना है। यानी कि आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, आपको जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही टैबलेट्स खाने हैं या फिर वही दवाई लेना है, उसके अलावा नहीं लेना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग क्या होता है कि जब बीमार पड़ जाते हो तो आप डॉक्टर के पास अवॉइड करते हो जाने के लिए। क्यों अवॉइड करना है दोस्तों? एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने में, या फिर आपको ऐसा तकलीफ महसूस हो रही है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा दवाई वही आपको खाना है, कोई भी ऐरा गैरा दवाई नहीं खाना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे बुखार हुआ था एंड मैं कुछ दवाई खा के ठीक हो गया, जो भी दवाई का नाम है XYZ, मैंने खा के ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे कोई फ्रेंड में कोई बीमार पड़ गया, मेरा भाई बहन कोई बीमार पड़ गया, मॉम डैड बीमार पड़ गए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि हाँ मेरे को भी सेम बुखार हुआ था, मैंने क्या किया, ये वाला दवाई लेके आया दुकान से और मैं खा के ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि हर दवाई हर किसी पे सेम असर नहीं करती है। हो सकता है वो दवा खा के मेरा बुखार ठीक हो गया या फिर जो भी मुझे बीमारी है वो ठीक हो गया होगा, लेकिन वही दवा कोई और अगर खाता है तो हो सकता है उसके अंदर साइड इफेक्ट कर दे, हो सकता है उसको वो
उल्टा रिएक्ट कर दे एंड वो और ज्यादा बीमार हो जाए। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार है तो आप खुद जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताओ, अपना बताओ कि मुझे क्या क्या तकलीफ है। डॉक्टर आपका सिम्टम्स देखेगा, आपका टेम्परेचर चेक करेगा, उसके हिसाब से आपको जो दवाई है, जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करेगा आपको, तब जाके मेडिकल शॉप से वो जो दवाई है वो खरीद के लाके खानी है। तब इस प्रकार आप जो है वो ठीक हो सकते हो। तो ये सब कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है और कभी भी दूसरों को सजेस्ट नहीं करना है। जो चीज आप पे हुई है जरूरी नहीं है उसी पे वही चीज हो सकता है उसके ऊपर उल्टा असर कर जाए तो कल को वो आपके ऊपर ब्लेम करेगा। तो ये चीज कभी भी दूसरे को सजेस्ट नहीं करना। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया एक तरीके से एंटीबायोटिक्स लास्ट में। तो स्टार्ट में क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर में, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा कि ईस्ट जो था आपका यूजफुल बैक्टीरिया, उसके बारे में चर्चा की कि क्या क्या यूज होता है, कहां यूज होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंटीबायोटिक्स है जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन, ये हमने बताया आपको क्या होता है और क्या क्या कॉशन, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए इन केस ऑफ मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही दोस्तों। तो यहां पे हमारा खत्म होता है सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तो बस आपको कुछ ही दिन का इंतजार करना है, आपको जल्द से जल्द हमारे लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए दोबारा वीडियो बनाने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ वीडियोस डिलीट हो गए थे, तो यहां पे हम आपको फिर से वीडियोस बना के दे रहे हैं, उसी एफिशिएंसी, उसी मेहनत, बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए। तो प्लीज सपोर्ट कर देना। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मैक्सिमम 9 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स तो जो भी आपको पहचान में है सबको शेयर करो, बता दो कि लेक्चर्स फिर से आ गए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हर चीज मिल जाएगा पहले जैसा। तो आपको बस देखना है दोस्तों, दोबारा वीडियो देखना है, कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करना है। तो लाइक, शेयर एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज सपोर्ट अस दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय।